एक 12 से 13 साल का लड़का जो कि मंदबुद्धि होता है, अपनी माँ की तलाश कर रहा होता है। गांव के कई जगहों पे जाता है पर अपनी माँ को नहीं पाता है। बाकी तभी उसकी नजर अपने माँ पे पड़ती है। उसकी माँ बिल्कुल नग्न अवस्था में है और उसको चार लोग, कोई हाथ पकड़ा है, कोई पैर पकड़ा है, गांव से बाहर की तरफ लेके जा रहे हैं। वो मंदबुद्धि लड़का भी उनके पीछे पीछे लग जाता है। वो लोग गांव से बाहर एक गन्ने का खेत रहता है, वहां पे ले जाके उस मरी हुई महिला को रखते हैं और उन चार में से तीन तो फावड़ा लेके गड्ढा खोदने लगते हैं। बाकी जो चौथा व्यक्ति रहता है उस लाश के साथ घिनौना कृत्य करने लगता है, उसके अंगों को छूने लगता है, उसके साथ टाल मटोल करने लगता है और देखते ही देखते अपने कपड़े को उतारता है, उस मरी हुई महिला का रेप करने लगता है, यानी उससे संबंध बनाने लगता है। अब इस सारे नजारे को मंद बुद्धि लड़का देख रहा होता है। ना ही वो चीखने चिल्लाने की कोशिश करता है, ना ही अपनी माँ को बचाने की कोशिश करता है और ना ही उसे ये डर रहती है कि ये लोग देखेंगे तो मुझे भी मार डालेंगे। वो चुपचाप बैठ के इस नजारे को देख रहा होता है। जो इन चारों में से तीसरा व्यक्ति था, वो गड्ढा खोदना छोड़ के जाता उस चौथे व्यक्ति से कहता है कि घंटों से तो तुम यही काम कर रहे हो, अभी तुम्हें शर्म भी नहीं आ रही। इस पे चौथा व्यक्ति गुस्साता है, अपने कपड़े पहनता है, इसके बाद कहता है लो तुम लोगों को जो करना है करो, मैं तो यहां से चला। चौथा व्यक्ति जा ही रहा होता है कि उसकी नजर उस मंद बुद्धि लड़के पे पड़ती है और वो भागता हुआ फिर उन तीनों के पास पहुंचता है और कहता है कि इस नजारे को इसके बेटे ने देख लिया है। अब जब चारों इस बात को जान जाते हैं कि उस लड़के ने देख लिया, तो कुछ ऐसा होता है जिसकी कभी किसी ने कल्पना नहीं की होगी। एक के बाद एक तीन कत्ल होते हैं और जब इस कत्ल का खुलासा होता है और जो कातिल होता है वाकई चौंकाने वाला खुलासा होता है, सभी हैरान और परेशान रह जाते हैं। तो आखिर ये क्या मामला था, इसको जानने की कोशिश करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं सावित्री यादव यस के क्राइम सफर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद है यस के क्राइम सफर की सारी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज मैं जिस सच्ची घटना को लेकर आप लोगों के बीच हाजिर हूँ है तो पुरानी, बाकी दिल को कचोट देने वाली है, दिल को हैरान कर देने वाली है, परेशान कर देने वाली है। मैं बात कर रही हूँ उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है अलीगढ़ और इसी का थाना लगता है छर्रा थाना और यहीं का एक गांव लगता है सतारापुर। और मैं बात करूं तो 8 अक्टूबर की रात के लगभग 10 बज रहे थे। गांव की एक महिला एक घर में जाती है कुछ सामान लेने के लिए। तभी उसकी नजर उस घर की सबसे छोटी बेटी पे पड़ती, जो कि जमीन पे बिल्कुल नग्न अवस्था में पड़ी है, जिसकी उम्र 11 से 12 साल है और उसके हाथ में आटा लगा। देखने से ही ये लग जा रहा था कि इसके साथ जरूर कुछ घिनौना कृत्य हुआ है। इस नजारे को जब वो गांव की महिला देखती है तो चीख पड़ती है और जब उसकी चीख को उस इलाके के लोग सुनते, उस मोहल्ले के लोग सुनते, तो वो भी इकट्ठा हो जाते हैं और जब इस नजारे को देखते हैं तो वाकई सभी हैरान हो जाते हैं और साथ ही ढूंढने की कोशिश करते हैं कि इस घर के बाकी लोग कहाँ हैं, बाकी सदस्य कहाँ हैं। घर वालों का किसी का कोई पता नहीं, जबकि उस घर में उस मरी हुई लड़की के अलावा उसकी माँ और उसका एक मंदबुद्धि भाई और एक भाई जो कि घर से बाहर रहता था। आखिर ये लोग हैं कहाँ? गांव वाले परेशान। अब इस बात की सूचना छर्रा थाने में दी जाती है, जो छर्रा थाने के एसएचओ होते हैं शत्रुघ्न उपाध्याय। जब इस बात की सूचना पाते हैं कि 11 से 12 साल की लड़की के साथ ऐसा कुछ हुआ है, तो अलीगढ़ के आईपीएस को यानी राजेश कुमार को ये सूचना देते हैं। अब दोनों टीम का गठन करते हैं और तुरंत उस घटनास्थल पे पहुंचते हैं, लड़की की डेड बॉडी को कब्जे में लेते हैं। साथ ही उस घर के लोगों की तलाश शुरू होती है और ये तलाश खत्म होती है गांव के बाहर खेत में। पुलिस जब ढूंढते ढूंढते पहुंचती है तभी उनकी नजर गन्ने के खेत के पास पड़ती है, जहां गड्ढा खोदा गया है और एक महिला जो कि बिल्कुल नग्न अवस्था में पड़ी हुई है। अब जब पुलिस ये नजारा देखती है तो भी हैरान है कि घर में लड़की की लाश पड़ी और बाहर उसकी माँ की लाश पड़ी है। डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और उस लड़के की तलाश में लग जाती है। तभी कुछ 500 मीटर की दूरी पे वो लड़का भी मृत अवस्था में पाया जाता है और बिल्कुल नग्न अवस्था में होता है। अब एक ही घर के 3 सदस्य और भी बेहद गरीब परिवार, जिनके खाने का ठिकाना ना हो, एक वक्त की रोटी के लिए मोहताज हो।
आखिर इनके ऐसे कौन से दुश्मन थे और कौन सी दुश्मनी को अंजाम दिए। अब इन तीनों डेड बॉडी को पुलिस अपने कब्जे में लेती है और जो इस घर का सबसे बड़ा बेटा समीम, इसको इस बात की सूचना दी जाती है। समीम जैसे ही ये सूचना पाता है घर आता है और पुलिस वाले जब पूछते हैं तो सीधे वो एक नाम लेता है जो कि वर्तमान प्रधान होते हैं और 6 लोगों के खिलाफ वो तहरीर देता है, जिसमें कि नेक मोहम्मद, शहजाद, गोला पुत्र, साइद, रियासत पुत्र, शहजाद, हरी संत पुत्र, सुलेमान और साराद, खालिद, इन सभी लोगों का वो नाम लेता है। पुलिस वाले भी हैरान है, परेशान है। और इसी बीच जब लड़का इन लोगों का नाम बताता है तो पुलिस की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है, क्योंकि इन 3 हत्याओं के पीछे बिना मशक्कत किए लोगों के नाम सामने आ गए। अब पुलिस वाले इन सभी को उठाती है और जब उठाती है, जब इनसे पूछताछ होती है तो वो लोग सीधे तौर से कह देते हैं कि इस दिन तो हम लोग किसी जलसे में गए थे, हम लोग गांव पे थे ही नहीं। अब जब पुलिस पता करती है तो पता चलता है कि वाकई ये लोग यहाँ, इनका परिवार का कोई सदस्य था ही नहीं। इनकी कॉल डिटेल, इनकी लोकेशन भी बता रही थी कि ये लोग उस दिन गांव में थे ही नहीं। अब पुलिस वाले बेहद हैरानी के साथ इस परिवार को छोड़ना पड़ा। अब धीरे धीरे इसमें राजनीति होने लगती है और जब राजनीति होने लगती है पुलिस वाले अब परेशान है, ना कोई सबूत है, ना ही कोई सुराग है, ना कोई सीसीटीवी कैमरा है। अब महीनों का वक्त गुजर जाता है। अब लोग आक्रोश में आ जाते हैं कि एक गरीब परिवार और घर की 2 महिलाओं के साथ, लड़की के साथ और उसकी मां के साथ इतना घिनौना कृत्य किया गया, उनका रेप किया गया, उनको मार दिया गया और अभी तक गुनहगार पकड़े नहीं। अब इसको लेके डीएम के बंगले का घेराव होने लगता है, नारे लगने लगते हैं, तमाम तरह की बातें होने लगती है। बाकी मामला ज्यों का त्यों है। अब पुलिस वाले हैरान हैं और इस जांच में जो एसएचओ शत्रुघ्न उपाध्याय होते हैं और आईपीएस अमानत खान जो होते हैं, इसकी जांच कर रहे होते हैं, वो भी लोग हैरान है, परेशान है। तभी ये जो अमानत खान है, ये कॉल डिटेल निकलवाते हैं और साथ ही ये भी निकलवाते हैं कि उस समय पे यहाँ पे कितने लोगों का मोबाइल फोन घटनास्थल पे एक्टिव था। तभी 4 ऐसे नंबर सामने आते हैं जो कि राजस्थान प्रदेश के होते हैं। अब जब ऐसा होता है तो इनके बारे में पता किया जाता है और इसी नंबर के आधार पे एक व्यक्ति को पकड़ा जाता है और जब पकड़ा जाता है तो एक ऐसे व्यक्ति का नाम खुलता है, ऐसे व्यक्ति का नाम खुलासा होता है जिसको सुनने के बाद हर कोई हैरान रहता है। दरअसल 30 सितंबर को चुनाव का रिजल्ट आया रहता है। गांव के जो प्रधान होते हैं खालिद, वो चुनाव हार जाता है और जब चुनाव हार जाता है तो एक ऐसा षड्यंत्र बनाता है, सोचता है कि अगर जो ऐसा कुछ होता है तो पक्का फिर से चुनाव होगा और चुनाव होगा तो फिर से मैं जीत जाऊंगा। अब जो खालिद है वो और जो उसका परिवार है एक ऐसी कहानी बनाता है, एक ऐसा बात सोचता है जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। दरअसल जो मरी हुई महिला जिसके पति की मौत 2011 में ही हो गई थी, जिसका नाम इसरार था, और इस मरी हुई महिला जिसका नाम अनवरी, बेटा सलीम और अजीव, समीम और अजीव, और साथ ही बेटी कौसरजा जिसकी उम्र 11 से 12 साल रहती है। इन लोगों का बेहद गरीब परिवार होता है और इन्हीं लोगों को टारगेट बनाया जाता है। जो इस अनवरी का भतीजा होता है सेहतू, रोज अनवरी इसी के घर में दूध लेने के लिए जाती थी। 5:30 से 6 बजे के बीच जब ये दूध लेने जाती थी तो 8 अक्टूबर को भी दूध लेने जाती, और जब दूध लेने जाती तो वहां घर में पहले से ही 5-6 लोग मौजूद होते हैं। अनवरी जैसे ही घर के भीतर जाती है, अनवरी की उम्र लगभग 40 से 45 साल। अनवरी को ये 5-6 लोग पकड़ते हैं और पकड़ के उसके मुंह में
कपड़ा ठूस देते हैं, उसके एक एक कपड़े को अंग से जुदा करते हैं। इसके बाद बारी बारी से अनवरी का रेप करने लगते हैं। अब जैसे कि होड़ लगी हो, बारी बारी से 5-6 लोग, क्या 10 लोग हो जाते हैं और अनवरी के साथ लगातार घिनौना कृत्य करते रहते हैं, इसका रेप करते रहते हैं। अब इसी जो है कि कतार में अनवरी की कब मौत हो जाती है, इन लोगों को भी पता नहीं चलता। अब जब देखते हैं कि अनवरी मर चुकी है, उसके साथ 2-3 घंटे बीत चुके हैं। अब इधर घर में जो लड़की कौसर है, वो आटा गूंथ रही होती है, परेशान हो जाती है कि माँ को गए तो बहुत देर हो गए, माँ अभी तक आई नहीं। तभी वो अपने भाई जो मंदबुद्धि लड़का रहता है, जिसका नाम अजीव होता है, उससे कहते हैं कि भैया तुम जाओ माँ को देख के आओ कि कहाँ है। अब अजीव भी बाहर निकलता है, अपने माँ को ढूंढने की कोशिश करता है। बाकी अजीव को उसकी माँ मिलती नहीं है। बाकी तभी देखता है कि उसकी माँ यानी अनवरी को 4 लोग लेके जा रहे हैं, हाथ पैर कोई पकड़ा है, कोई हाथ पकड़ा है, कोई पैर पकड़ा है और नग्न अवस्था में। अब ये लड़का भी उनके पीछे पीछे लग जाता है। वो लोग गांव के बाहर एक खेत के पास ले जाते हैं, अनवरी को रखते हैं। इसके बाद गड्ढा खोदने लगते हैं। तभी उसमें से एक व्यक्ति अनवरी के साथ फिर वही घिनौना कृत्य करने लगता है। तभी उसमें से एक व्यक्ति आता है और कहता है कि कई घंटों से तो इसके साथ यही हो रहा है, तुम्हें शर्म नहीं आ रही, उसके लाश के साथ ऐसा कर रहे हैं। चौथा व्यक्ति गुस्साता है, वहां से जाने लगता है। तभी उसकी नजर इस अजीव पे पड़ती है और देखता है कि ये तो सब कुछ देख लिया। इसके बाद उन तीनों से बताता है, तीनों मिलते हैं, इस लड़के को पकड़ते हैं और ये बिना कुछ कहे उन लोगों के साथ चल देता है। और जैसे गांव से कुछ दूर पे ले जाते हैं, उस लड़के को भी मारते हैं। मारने के बाद उसके कपड़े को हटा देते हैं, मामला उलझाने के लिए कि इसके साथ भी कुछ गलत हुआ है। अब मारने के बाद फिर से वापस वो गांव की तरफ चले आते हैं, ना ही उस मिट्टी को दफनाते हैं, ना ही कुछ ऐसा करते हैं। इसके बाद वो लोग चले आते हैं। तभी उनकी नजर इस कौसर जहां पे पड़ती है, जो कि अपने माँ और अपने भाई को ढूंढने निकली थी। अब ये लोग सोचते हैं कि कहीं इसने भी तो ये नजारा नहीं देख लिया, कहीं अगर जो देख लिया होगा तो ये भी वैसा ही करेगी। इसके बाद कौसर जहां को भी पकड़ते हैं और सेतु के घर में ले जाते हैं और ले जाने के बाद इस लड़की के साथ भी वही घिनौना कृत्य करते हैं। बारी बारी से सारे लोग इस 11 से 12 साल की लड़की के साथ इसका रेप करते हैं और रेप करते करते अभी ये लोग इतने अंधे हो जाते हैं कि उनको ये नहीं पता चलता है कि कब ये लड़की मर गई। और जब लड़की मर जाती है तो उनको ये लगता है कि इस लड़की को अब क्या किया जाए। इसके बाद उस लड़की को भी नग्न अवस्था में ले जाके उसी के घर में छोड़ आते हैं और छोड़ के आके इसके बाद सारे लोग शांत। अब उनको यही लगता है कि अब तो हम कभी पकड़े नहीं जाएंगे, पर एक गलती की वजह से वो पकड़े जाते हैं। जैसे ही गांव की महिला कुछ सामान लेने के लिए उस घर में जाती है, उस लड़की को नग्न अवस्था में देखती है, चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। और जब इस मामले का खुलासा हुआ, ये राजस्थान वाला व्यक्ति जब इस नाम को खोला, दरअसल वो राजस्थान के एक व्यक्ति जो कि भरतपुर का रहने वाला होता है और वो गांव हाजीतुल्ला का होता है। वो कहता है कि दरअसल मुझे टोना टोटका के लिए 13,000 रुपए दिए गए थे, बाकी टोना टोटका तो किया, बाकी ये जो व्यक्ति खालिद है वो हार गया, विपक्षी जीत गए। इसके बाद खालिद ने ऐसा प्लान बनाया जिसमें अब मजबूरन हम लोगों को शामिल होना पड़ा, इसलिए कि इस घटना को अंजाम देंगे तब ये चुनाव फिर से होगा। जिसमें कि ये रेप करने वाले खालिद, शकील, सैद, आयूब, बबलू, रियाज उद्दीन, छुट्टन और 2 अज्ञात लोग होते हैं और इनमें ये 4 राजस्थानी भी होते हैं। ये सभी लोग मिलकर इन महिला के साथ और इस लड़की के साथ रेप करते हैं और फिर इनकी हत्या कर देते हैं। जब इस मामले का खुलासा ये शत्रुघ्न उपाध्याय और आईपीएस अमानत खान ने किया तो वाकई हैरान कर देने वाला मामला था। और इस मामले को खुलासा करने में, इस मामले को सुलझाने में लगभग 13 से 14 महीने बीत गए। बाकी भले देर से ही इन सारे लोगों को कड़ी धाराएं लगा के जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया गया। अब देखिए कानून तय करेगा कि इनको कौन सी सजा मिलेगी। पर ऐसे भी लोग पड़े हैं हमारे समाज में, हमारी दुनिया में, कि जो कि इतना घिनौना कृत्य करते हैं अपनी थोड़ी सी पावर पोजीशन के लिए। तो आखिर इनको कौन सी सजा मिलनी चाहिए?
आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इस घटनाक्रम को सुनाने का मेरा उद्देश्य ये नहीं था कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाया जाए, किसी को आहत किया जाए, बल्कि बस इसलिए कि लोगों को जागरूक किया जाए, लोगों को सचेत किया जाए। एक बेहद गरीब परिवार जिनको खाने तक का ठिकाना नहीं था, उनके साथ बर्बरता की गई, उनकी हत्या तो की गई, बाकी उस घर की औरतों के साथ रेप भी किया गया। तो अपनी सलाह जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपके सलाह का, आपके मशवरे का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। तो तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, बाल बच्चों का ख्याल रखिए। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।